नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षणशाला में। और आज हम हिंदी का चैप्टर उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग कहते हैं किसको है। तो उपसर्ग के लिए क्या होते हैं कि एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहते हैं। मतलब उपसर्ग को हम एक स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, किसी न किसी मूल शब्द के पहले लगाकर या पूर्व लगाकर शब्द के आगे जो हम जोड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो इसकी एक परिभाषा की, जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदले उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया। तो उपसर्ग होता है, शब्द होता है, शब्दांश होता है। तो उपसर्ग शब्दांश होता है। ये सब मूल शब्द के पहले या पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और उपसर्ग कितने, दो शब्दों के मेल से बनता है, जिसमें सर्ग मूल शब्द होता है और जो ये अर्थ में परिवर्तन करता है, जिससे जिसको जोड़ना होता है और नया निर्माण हो जाता है। जैसे हार शब्द है, अब हार के अंदर उपसर्ग लगा दिया हमने, तो क्या हो गया, उपहार। इसी तरह उपसर्ग को तीन भागों में बांटा गया है। कौन से उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के उपसर्ग 13 और उर्दू के उपसर्ग 19। ये भी हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग है, हिंदी के कितने उपसर्ग है और उर्दू के कितने उपसर्ग है। तो संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के 13 और उर्दू के 19। अब सबसे पहले संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो तो उपसर्ग के लिए हमें थोड़ी बहुत, एक तो संधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संधि से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यूं के यूं आते हैं और कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे ये अति उपसर्ग है। अब अति के अंदर कुछ शब्दों में आधा तय मिलेगा। अब ये आधा तय किस में आता है, संधि के आता है, संधि के अंतर्गत आता है, यण संधि के अंतर्गत, जिसमें ये आधा तय हो जाता है। और ये आधा तय पूरा तय का काम करता है। जैसे ये है ना अत्यादि, तो इसका जो होगा वो होगा अति, अति प्लस अधिक। तो इसमें अति उपसर्ग जुड़ा है। और हमें कुछ जो उपसर्ग है उनको तो यूं के यूं आ जाते हैं, लेकिन कुछ उपसर्गों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या होता है और मूल शब्द से पहले जुड़ने के बाद जो मूल शब्द है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अति उपसर्ग। अति का अर्थ क्या होता है, ऊपर या अधिक। जैसे अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। तो मूल शब्द क्या है इसमें, प्रिय, और अति लगा है उपसर्ग। जो प्रिय से भी प्रिय हो उसको कहते हैं अति प्रिय। अत्यधिक, अधिक, अधिक के आगे पहले लगा है अति उपसर्ग। जो अधिक से भी और अधिक हो उसको कहते हैं अत्यधिक। अतीन्द्रिय, अतिसार, अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग के अंतर्गत इसका होता है प्रधान या बड़ा। अधिकार, अधिवेश, अधिशेष, अधिकरण, अधिशिष्टता। उसके बाद अनुपसर्ग। अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे पीछे पीछे अनुकरण करना, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। तो इसमें ये शब्द है जैसे ये। अब कुछ लोग इसको अ उपसर्ग मान लेते हैं कि ये अ उपसर्ग है, जबकि ये अ उपसर्ग नहीं है। अनुज के अंतर्गत अनु उपसर्ग है और ज मूल शब्द है। लेकिन अगर हमें उपसर्गों की जानकारी प्राप्त नहीं है तो हम इसको अ उपसर्ग मान लेंगे और नुज, नुज मूल शब्द मान जान लेंगे। अब नुज तो कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए मूल शब्द की भी हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके पहले
जो भी अति है, अधि है, है, कोई सा भी उपसर्ग लगा हो उसके टुकड़े कर लेने चाहिए। जैसे अनुज में अनु प्लस जय, तो हमें टुकड़े करने के बाद पता चला है कि ये जय तो मूल शब्द है और अनु इसमें उपसर्ग लगा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, मूल शब्द क्या है, और अगर कोई शब्द समझ में नहीं आए तो उसके टुकड़े कर दो संधि से, या फिर उपसर्ग से हमें पता चल ही जाएगा। और उपसर्ग तो याद होने ही चाहिए कि हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। उपसर्गों को ये तो पता होना ही चाहिए कि ये उपसर्ग होता भी है कि नहीं होता है। कई बार तो ये भी पता नहीं होता है कि उपसर्ग भी ये होता है क्या। जैसे आगे दिखाऊंगा मैं आपको। अप उपसर्ग, अप का मतलब क्या होता है, दीनता या निदार, निरादर। तो अपमान निरादर हो रहा है। अपशय, अपव्यय, अपकीर्ति। अपी उपसर्ग, अपी का मतलब होता है भी या निश्चय, अपितु, अपिधान, अपि हित। उसके बाद अभी वाला उपसर्ग, अभी का मतलब क्या होता है, सामने या पास। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। इसी तरह अव उपसर्ग है। अव का मतलब क्या होता है, अनादर या हीनता, अवगुण, अवहेलना। अनादर हो रहा है, इसका अर्थ उपसर्ग के अंदर यही ध्यान रखना है कि ये उपसर्ग जैसे अव उपसर्ग है। अब इसका अर्थ क्या हो रहा है, अनादर या हीनता। अब जो उपसर्ग हमें ऑप्शन में दे रहा है वह इसी के अनुसार होने चाहिए, ये नहीं कि इनके अलग निकल जाए। इनका अर्थ और इनका अर्थ मिलना चाहिए। जैसे अवगुण है, तो अवगुण के अंदर क्या है, जिसमें गुण कम है, बुरे बुरे गुण हैं, तो क्या हो रहा है, अनादर। अवहेलना, जो कहना नहीं माने, अवनति, अवसाद, अवगहन। अब ये है आ उपसर्ग। आ का मतलब क्या होता है, पूर्व या विपरीत। जैसे आदेश, पूर्व से आदेश आए हैं। आहार, आगमन, अजान, आगमन और आभार। और ये उत और उद, ये उत होता है संस्कृत का, जिसको हिंदी में लाने के बाद ये बनता है उत। तो संस्कृत का तो होता है उत और हिंदी का उपसर्ग होता है उद। इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। तो उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान। अब ये कईयों को इसमें पता नहीं होगा कि ये इसमें कौन सा उपसर्ग होता है। इसमें उत उपसर्ग है, संस्कृत वाला। उत्तम, उसके बाद उप उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीपता या गौण। उपहार, उपवास, उपदेश, सहायता भी कर सकते हैं। उपहार देते हैं हम किसी को तो उसकी एक तरह से सहायता ही है। दुस और दूर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी के अंदर कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इसमें ये वाला दुस उपयोग कर लेते हैं। वो हिंदी के अंदर जो अपने को ऑप्शन देता है ये वाला, ये वाला। अब ये तो उपसर्ग होता ही नहीं है, जबकि कईयों को ये पता ही नहीं होता है कि ये वाला उपसर्ग होता नहीं है, ये वाला उपसर्ग होता है दुस वाला। लेकिन वो एग्जाम में क्या देता है, एक ऑप्शन तो दुस वाला दे देगा, एक ऑप्शन दुस वाला दे देगा, और एक ऑप्शन ये दुस और ये देगा, या तो ये वाला देगा या ये वाला देगा ऑप्शन, बाकी दो और दे देगा। तो ये उपसर्ग उपसर्ग होता नहीं, ये होता है उपसर्ग। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो उपसर्ग होते कौन से हैं। दुष् का मतलब क्या होता है, निंदा या बुरा।
दुर्गुण हो गया, दुराचार हो गया, दुस्साहस हो गया, दुर्जन हो गया, दुष्कर्म हो गया। हाँ, एक ये भी दे सकता है। दो, एक तो ये दे देगा, एक ये वाला दे देगा दुष, जबकि ये होता ही नहीं, ये वाला होता है दुष के अंदर। उपसर्ग या तो ये होगा या दूर वाला होगा। तो दूर तो अलग ही है बिल्कुल, हमें तो दुष वाले से बात करनी, शय वाले। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों में से कौन सा है? ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, हमें तो ये ध्यान रखना है। तो चाहे ये आए और चाहे ये आए, ये दोनों ही नहीं होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग सिर्फ ये होता है, शय वाला। तो उपसर्ग कौन सा है? दुष्ट वाला। बाकी कोई सा भी आए, ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, फिर यही सही होगा। और इसका तो पता होना ही चाहिए कि उपसर्ग ये होता भी है कि नहीं होता है। आधा तो ऑब्जेक्टिव में कुछ आधे तो ऐसे ही कट जाएंगी ऑप्शन कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये इन दोनों में से ही कोई है। या फिर सीधा ही पता चल जाएगा, हमें इसका अर्थ भी पता है तो और आसानी हो जाएगी कि दुष्ट का मतलब क्या होता है। दुष्ट का मतलब होता है बुरा। बुरा का मतलब दुर्गुण, जिसमें गुण भरे पड़े हैं। दुराचार, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। दुस्साहस, जिसने साहस बुरा करा हो। दुर्जन, बुरा व्यक्ति। दुष्कर्म, जिसके कर्म बुरे हैं। ठीक है। नी उपसर्ग के अंदर क्या होता है? निषेध, किसी चीज में बंद कर देना या कमी कर देना। जैसे निवारण, निषेध, निधे, निषेध, निषेध, निलय। अब उसके बाद है नि और निश, इसका भी ध्यान रखना है। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल। इसमें भी वही ऑप्शन देगा नि के अंदर भी। हमें ये ध्यान रखना, अगर ये पता है कि यही उपसर्ग होता है, निश ही होता है, जबकि ये निश और ये निश ये तो होता ही नहीं है, तो ये दो तो वैसे ऑप्शन में कट जाएंगे। बचा कौन सा? ये वाला ही, ऐसे ही फिर। क्योंकि हमें ये पता है कि उपसर्ग ये वाला होता है, श वाला, ना कि ये श या ये श। तो उपसर्गों का ये पता होना जरूरी है। प्र उपसर्ग, प्र का मतलब क्या होता है? आगे या ऊपर या अधिक। प्रहार, प्रबल, प्रयोग। अब हार में भी अपन कैसे, हार शब्द के अंदर अपन को दो चार उपसर्ग लगा सकते हैं, जैसे उप लगा सकते हैं। जैसे ये हार है मूल शब्द, उपहार। इसके अलावा आ लगा दिया तो आहार, प्रति लगा दिया तो प्रतिहार। तो हार शब्द मूल है, इसके आगे ये उपसर्ग लगा के हम अर्थ का पूरा ही परिवर्तन कर देते हैं। उपहार का मतलब भेंट देना, आहार का मतलब खाना, प्रतिहार का मतलब विरोध करना। इसके अलावा प्रति उपसर्ग, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक या समानता। प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा उपसर्ग, परा का मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टा। पराजय, अजय का उल्टा पराजय। पराधीन, अधीन का उल्टा पराधीन। प्रकाष्ठा। परि उपसर्ग, परि का मतलब चारों ओर। परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम उपसर्ग, सम तो यही है संस्कृत वाला, व्यंजन संधि के अंदर जो प्रयोग में आता है संधि के अंदर। तो ये मैं ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में चल जाता है, इसके ऊपर बिंदी वो सिर्फ सम वाला ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? पूर्णता, जैसे संयोग, सम्मान, संसार। ये मैं आधा में हो जाता है या तो, या फिर ये मैं बिंदी के रूप में चल जाता है। सु उपसर्ग, सु का मतलब शुभ या अच्छा, सुयोग,
अच्छा योग, सुलभ, सुगम। वि उपसर्ग, वि का मतलब क्या होता है? विशेष, विदेश, विहीन, विभाग, या तो विशेष या अभाव हो जाता है। स्व उपसर्ग, स्व का मतलब अपना या निजी, जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। तो ये तो है संस्कृत के 22 उपसर्ग। अब हिंदी वाले उपसर्गों के बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जल्दी आपको हिंदी वाले उपसर्ग और उर्दू वाले उपसर्गों की वीडियो भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।